क्लास 10th के दो समांतर समतल दर्पणों, दो समांतर समतल दर्पण है दोस्तों। जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच आप खड़ा हो जाते हैं यहाँ आके, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। दो समतल दर्पण के जो समांतर रखा है उसके बीच खड़ा हो जाते हैं तो अनंत प्रतिबिंब की संख्या बनेगा। तो सही आंसर आ गया अनंत। कि दो समांतर समतल दर्पणों के बीच अगर आप खड़ा होते हैं तो मूलतः जो प्रतिबिंब संख्या बनेगी वो अनंत बनेगी। तो सही आंसर है हमारा 1 का डी नंबर। तो सही आंसर आ गया 1 का डी नंबर। अगला है दूसरा नंबर सवाल। यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 हो, ध्रुव से फोकस की दूरी 25 हो तो फोकस से वक्र की दूरी क्या होगी? दोस्तों ये हमारा अवतल दर्पण है। बोल रहा है कि ये हमारा जो ध्रुव है, ध्रुव से फोकस की दूरी कितनी है? 25 है। ध्रुव की दूरी हमारा 25 हो गया, ये 25 है। फिर कह रहा है फोकस से वक्र की दूरी कितना होगा? वो 25 होगा, तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगा। तो ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर हो गया और फोकस से वक्र केंद्र की दूरी फिर से 25 हो गया, तो कितना होगा हमारा? 25 सेंटीमीटर। तो सही से आ गया बी नंबर कि जो हमारा फोकस से वक्र केंद्र की दूरी होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। तो सही से आ गया 2 का बी नंबर। तो सही आंसर आ गया 2 का बी नंबर। अगला तीसरा नंबर सवाल। हीरा का वर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी? हीरा में बताना है प्रकाश की चाल क्या होगा। दोस्तों अगर किसी भी माध्यम, जैसे हीरा का वर्तनांक ले तो हीरा का वर्तनांक होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरा में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरा में प्रकाश की चाल। तो यहां से आपको रख देते हैं, इसका वैल्यू है हमारा 2.42 बराबर जो प्रकाश की चाल है निर्वात में 3 × 10⁸ बटे जो प्रकाश की चाल है हमारा माध्यम में। तो यहाँ से प्रकाश की चाल जो है हीरा माध्यम में उसको निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 10⁸ बाय 2.42। तो आप देख सकते हैं 1 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई 10⁸। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 1 पॉइंट समथिंग। तो ये तो हमारा 7.2 है, ये 3, ये तो निर्वात में प्रकाश की चाल है। तीसरा नंबर है हमारा 0.8, ये भी नहीं होगा, 1 पॉइंट, तो 1.2 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर आ जाएगा 3 का डी नंबर कि जो हीरा में प्रकाश की चाल होगा 1.2 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो सही आंसर आ गया 3 का डी नंबर। अगला है चौथा नंबर सवाल। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। दोस्तों लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो हमारा पर मीटर है। तो जैसे लेंस की जो शक्ति होती है 1/फोकस होती है, फोकस को जो एसआई मात्रक है वो मीटर है, क्योंकि फोकस दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लेंस की शक्ति का जो एसआई मात्रक आ जाएगा, मतलब पी का एसआई मात्रक 1/मीटर मतलब पर मीटर आ जाएगा। क्या जाएगा? पर मीटर। तो सही आंसर आ गया लेंस की शक्ति एसआई मात्रक पर मीटर, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक पर मीटर। तो सही आंसर आ गया 4 का सी नंबर। सही आंसर आ गया 4 का सी नंबर। तो सही आंसर आ गया 4 का सी नंबर। अगला है 5 नंबर सवाल। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर जो खड़ा अंतरिक्ष यात्री है उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है? दोस्तों उसका सही आंसर है काला प्रतीत होता है। जो चंद्रमा पर खड़ा व्यक्ति है उसको आकाश जो प्रतीत होगा वो काला प्रतीत होगा, क्योंकि वो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना नहीं होगी, जिसके कारण आसमान काला दिखाई देगा। क्योंकि हमारे वायुमंडल में प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमारा जो आकाश है पृथ्वी से वो नीला दिखाई देता है, जबकि अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देगा। अगला 6 नंबर सवाल। विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों सही आंसर है हमारा विद्युत धारा की प्रबलता को जो नापने के लिए उपयोग करते हैं वो हम करते हैं एमीटर का। किसका उपयोग करते हैं? एमीटर का। तो विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए जो हम उपयोग करते हैं एमीटर का करते हैं। तो सही आंसर आ गया हमारा 6 का ए नंबर। विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। तो सही आंसर आ गया 6 का ए नंबर। अगला है 7 नंबर सवाल। विद्युत चुम्बक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है? जो विद्युत चुम्बक है उसको बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों सही आंसर है हमारा नर्म लोहा। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। तो सही आंसर आ गया हमारा 7 का ए नंबर। सही आंसर आ गया 7 का ए नंबर, नर्म लोहा का उपयोग करते हैं।
अगला 8 नंबर सवाल, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? दोस्तों सही आंसर है, जो अधातु विद्युत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट। तो सही आंसर आ गया हमारा 8 का बी नंबर। सही आंसर आ गया 8 का बी नंबर। ग्रेफाइट जो हमारा अधातु है जो कि सुचालक होता है। तो सही आंसर आ गया 8 का बी नंबर। अगला है 9th नंबर सवाल, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की धात्विक गुण। किसी आवर्त सारणी में ऊपर से अगर नीचे जाते हैं तो तत्व का धात्विक गुण, जो तत्व है उसका धात्विक गुण दोस्तों सही आंसर बढ़ता है। ऊपर से नीचे जब हम आवर्त सारणी में जाते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो तत्व का जो धात्विक गुण है वो बढ़ता है। तो सही आंसर आ गया 9 का सी नंबर। अगला है 10th नंबर सवाल, सिंगल बॉन्ड COOH, जो सिंगल बॉन्ड है COOH है, अवक्रियाशील मूलक को कहते हैं। जो अवक्रियाशील मूलक है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों जो हमारा 10th का सही आंसर है वो है हमारा सी नंबर। ये जो इसको हम कहते हैं वो अम्लीय मूलक कहते हैं, अम्ल मूलक। तो किसको? सिंगल बॉन्ड COOH को अम्ल मूलक कहते हैं। तो सही आंसर आ गया 10 का सी नंबर। अगला 11th नंबर सवाल, हीलियम कैसा तत्व है? दोस्तों हीलियम एक अक्रिय गैस है, मतलब हमारा एक अक्रिय गैस का तत्व है। तो हीलियम जो हमारा एक अक्रिय गैस का तत्व है। तो सही आंसर आ गया ए नंबर 11 का। अगला 12 नंबर सवाल, आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। तो सही आंसर आ गया 12 का डी नंबर। अगला 13 नंबर सवाल, जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों जल का पीएच मान 7 होता है। जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। सही आंसर आ गया 13 का बी नंबर। जल का पीएच मान 7 होता है। सही आंसर आ गया 13 का बी नंबर। अगला है 14 नंबर सवाल, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। दोस्तों 14 का सही आंसर है बी नंबर। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन जो है वो अवकरण कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण कहलाता है। तो सही आंसर आ गया 14 का बी नंबर। अगला 15 नंबर सवाल, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हिरण होते हैं। दोस्तों 15 का सही आंसर है बी नंबर, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो वन पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हिरण हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला है हमारा 16 नंबर सवाल, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। दोस्तों 16 का सही आंसर है हमारा सी नंबर, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका के द्वारा और रसायन दोनों के द्वारा। तो विभिन्न जैविक कार्य का जो नियंत्रण होता है तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। तो सही आंसर आ गया 16 का बी नंबर। अगला है 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? दोस्तों सही आंसर है हमारा NH3। जो NH3 है हमारा ये एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? NH3। तो सही आंसर आ गया 17 का सी नंबर। अगला 18 नंबर सवाल, हृदय के वैष्मों का शिथिलन कहलाता है। हृदय के वैष्मों का शिथिलन कहलाता है। दोस्तों 18 का सही आंसर है हमारा बी नंबर, डायस्टोल। जो हृदय के वैष्मों का शिथिलन है वो हमारा डायस्टोल कहलाता है। तो सही आंसर आ गया हमारा 18 का बी नंबर। सही आंसर आ गया 18 का बी नंबर। अगला है 19 नंबर सवाल, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतः ग्रहण करता है? इसमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतः ग्रहण करता है? दोस्तों सही आंसर है हमारा कुटपाद के द्वारा। जो कुटपाद है इसके द्वारा अमीबा अपने अंतः ग्रहण में भोजन को ग्रहण करता है। तो सही आंसर आ गया 19 का ए नंबर। अगला है लास्ट नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, जो 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से रोग होता है। आयोडीन की कमी से जो होने वाला रोग है वो है घेंघा रोग। दोस्तों ये सभी कोई जानता है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन है? घेंघा रोग है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी ना कीजिए। इस वीडियो पर हमें 1000 लाइक्स के टारगेट को पूरा कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।